तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि मान लीजिए कि सर्कुलर लूप है और उसमें करंट आई पास कर रहा है। अगर मान लीजिए कि सर्कुलर लूप के इनसाइड में अगर किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो उसके लिए मैं आपको 3 रूल बताया था। कौन कौन सा रूल था? फर्स्ट था क्लॉक फेस रूल, है ना, और दूसरा था मैक्सवेल कॉर्ड स्क्रू रूल, एंड देन थर्ड था राइट हैंड थंब। इन 3 रूल का यूज करके हम लोग सर्कुलर लूप के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं वो ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और ये शायद हम नोट 3 में हम लोग डिस्कस किए थे। इसको हम लोग नोट 3 में डिस्कस किए थे। क्लियर? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और नोट 4 को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब मैं जो भी बताऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आगे के टॉपिक में यूज होने वाला है, इसलिए ध्यान से आप लोग देखेंगे एक एक चीज को। तो नोट 4 में मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट आई पास कर रहा है, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। मान लीजिए एक पॉइंट ये P है और एक पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए Q है, यानी कि हमने 2 पॉइंट कंसीडर किया। ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, है ना, बहुत काम आएगा आपका, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है ऐसा। तो मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है या सर्कुलर वायर बोलिए जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है ना। इस सर्कुलर लूप के आउटसाइड में एक पॉइंट हमने कंसीडर किया P, आउटसाइड दिस सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के आउटसाइड में हमने पॉइंट कंसीडर किया P, और एक सर्कुलर लूप के इनसाइड में पॉइंट कंसीडर किया Q। अब सुनिएगा, P पॉइंट पे एंड Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, P पॉइंट पे एंड Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। बात समझ रहे ना? तो एक चीज यहाँ पे है कि आप Q पॉइंट पे आसानी से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं इन 3 रूल का यूज करके, क्योंकि हमको आपको लास्ट क्लास में ही आपको बता चुका हूं कि सर्कुलर लूप के अगर इनसाइड में किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो उसके लिए यहाँ पे 3 रूल है, तो इस रूल का आप यूज करके निकाल सकते हैं। बट लूप के बाहर में किसी पॉइंट पर अगर निकालना होगा तो शायद इसमें फंस सकते हैं। अब वही आपको बताना चाह रहा हूं कि इनसाइड के लिए तो हो गया, अगर हमें लूप के अगर आउटसाइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना होगा तो कैसे करेंगे? तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक ऐसा मेथड देने जा रहा हूं, ऐसा रूल देने जा रहा हूं जिसके थ्रू हम इनसाइड में भी पता कर सकते हैं और आउटसाइड में पता कर सकते हैं। इन 3 रूल के मतलब कंडीशन में क्या था कि हम इनसाइड में से पता कर सकते हैं, है कि नहीं? बट अब एक ऐसा आपको रूल देने जा रहा हूं जिस रूल के अकॉर्डिंग हम सर्कुलर लूप के इनसाइड में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं और बाहर में भी, लूप के बाहर में भी। उस रूल का नाम है, उस रूल का नाम है राइट हैंड पाम रूल, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है, याद कीजिए, रिपीट कर दे रहा हूं। इसमें क्या होता है, पाम जो होता है वो डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड का, किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड का। एंड थंब जो होता है वो क्या देता है? करंट के डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को। तो हम राइट हैंड पाम रूल का यूज करके हम सर्कुलर लूप के इनसाइड में एज वेल एज आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। बहुत गर्मी है यार, बारिश होगा लगता है। बात समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहा हूं? यानी कि एक हमारे पास सर्कुलर लूप है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। सर्कुलर लूप के इनसाइड में एक पॉइंट हमने Q कंसीडर किया और एक P आउटसाइड द लूप किया। अब हमें Q पे और P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है।
तो Q इनसाइड में है तो Q पे तो आप आसानी से पता कर सकते हैं इन रूल का यूज करके, बट अगर P पे करना हो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो मैं आपके लिए एक नया रूल लेकर आया हूं जिसका नाम है राइट हैंड पाम रूल, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब इसी रूल का यूज करके हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। कैसे? तो ध्यान रखिए, राइट हैंड पाम रूल में पाम जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, थंब करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ध्यान से, ये राइट हैंड लेफ्ट मत निकालिएगा, तो कभी कभी बच्चा क्या करता है कि ये ऐसे ऐसे करने के चक्कर में कभी कोई ऐसे करना शुरू कर देगा, कोई ऐसे करेगा तो कोई ऐसे करेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। कभी कभी आप लोग देखिएगा लेफ्ट हैंड भी निकल जाता है डायरेक्शन चेक करने में, है कि नहीं? डायरेक्शन चेक करने में कभी कभी लेफ्ट हैंड भी निकल जाता है, तो ध्यान रखेंगे राइट हैंड बोला है तो राइट हैंड का ही काम करना है। तो सुनिए, राइट हैंड पाम में ये जो पाम जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और थंब करंट का डायरेक्शन में। अब इसका यूज करके हम Q एंड P पे पता करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। Q पे आप तीन में से किसी का यूज करके निकाल सकते हैं, नो डाउट, बट हमें P पे भी निकालना है, Q पर भी, तो हम एक ऐसा रूल यूज करेंगे जो दोनों पे पता करते हैं। तो देखो कैसे, ये क्या है? करंट का डायरेक्शन, थंब क्या देता है? करंट का डायरेक्शन। तो चलिए हमें Q पे निकालना है ना, हमें Q पे निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा, ए वायर में करंट का डायरेक्शन देखिए किधर है? ऐसे है। करंट डायरेक्शन किसे? ऐसे। तो ये थंब को क्या करेंगे? करंट डायरेक्शन कर देंगे, कर दिए। देखो करंट डायरेक्शन हो गया। Q पॉइंट किधर है? इधर है, तो ये वाला पोर्शन किधर होना चाहिए? इधर। याद कीजिए, ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि ये वाला पोर्शन किधर रखते हैं? जिधर हमें पता करना है। तो ये पॉइंट किधर है? इधर है, तो हम ये वाला पोर्शन को इधर रखेंगे। देखिए, अब ध्यान से देखिए, थंब करंट के डायरेक्शन में है, देख लीजिए करंट के डायरेक्शन में है, ये थंब सेटिस्फाइड। ये वाला पोर्शन उधर है जिधर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, यस, Q जिधर है, Q पॉइंट जिधर है उधर इसको रखें। अब देखिए कि ये इसका हाथ का राइट हैंड का पाम किधर है? तो पाम देखिए सर अंदर में है, अंदर में। तो Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की तरफ। किधर होगा? अंदर की तरफ। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q इनवर्ड होगा। तो इनवर्ड के लिए क्या दिखाते हैं? क्रॉस, क्रॉस दिखाते हैं। अब हमें P पे पता करना है, तो देखिए P पे पता करते हैं, सिंपल, इसी का यूज करना है। करंट डायरेक्शन ऊपर है तो देखिए हमारा थंब ऊपर हो गया, करंट डायरेक्शन ऊपर है ना, देखिए तो ऐसे है, तो देखिए थंब ऊपर हो गया। अब पॉइंट P किधर है? इधर है, तो ये वाला पोर्शन देखिए किधर है? इधर है कि नहीं? आप बताइए, ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड। अब पाम को देखिए, पाम किधर है? बाहर की तरफ है। किधर है? बाहर की तरफ। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ। इसके अंदर अंदर की तरफ और बाहर में बाहर की तरफ। क्लियर हुआ? यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर 1 कर देते हैं, इसमें एग्जांपल नंबर 2 एक और कर देते हैं। दिखेगा नीचे में? दिखेगा? काम करते हैं, इरेज कर देते हैं, है कि नहीं? देखिए हम एक एक चीज आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें नहीं दी आपके बुक्स में, बट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें एक चीज को अच्छे से, है ना? चलिए एग्जांपल नंबर 2, ये मान लीजिए सर्कुलर लूप है। अब करंट का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पे करंट डायरेक्शन क्या था? क्लॉकवाइज था, यानी कि करंट का डायरेक्शन क्या था? यहाँ पे क्लॉकवाइज था। अब यहाँ पे देखिए क्या करनी है? एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं? चलिए एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से पॉइंट इज Q एंड लेट्स से पॉइंट इज P। हमें Q पॉइंट पे और P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। ध्यान से सुनिएगा। अब हमें Q पे भी और P पे, अब P क्या है? आउटसाइड है और Q कॉइल के, या कॉइल बोल रहा हूं, लूप के इनसाइड पता करना है। हम बोले किसका यूज करो? राइट हैंड पाम रूल का यूज करो, है कि नहीं? अगर आपको और भी मेथड पता है तो आप और मेथड से भी पता कर सकते हैं, नो डाउट, बट मैं बोलता हूँ कि ज्यादा मेथड रखिएगा, कंफ्यूज रहिएगा,
ऐसा मेथड यूज कीजिए जो सुटेबल आपको लगे। तो देखिए क्यू पे और पी पे पता करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले क्यू पे पता करते हैं। तो क्यू पे पता करने के लिए देखिए करंट के डायरेक्शन में हमको क्या करना होगा, थंब को रखना होगा और ये वाला चीज को किधर रखना होगा, जिधर हमारा पॉइंट है। तो देखिए क्यू पॉइंट है, अंदर में है। अब सुनिए करंट का डायरेक्शन कॉइल में है, तो देखिए थंब को आप कैसे कैसे रख सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। बट ध्यान रखिएगा ये थंब आपका हमेशा करंट के डायरेक्शन में। देखिए हम अगर यहाँ पे रखते हैं तो करंट डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखिएगा रखते हैं करंट का डायरेक्शन किधर है, ऐसे पहले थंब रखिए। पॉइंट हमारा किधर है, तो ये वाला पोर्शन किधर होना चाहिए, इधर। देख लीजिए ये थंब करंट के डायरेक्शन में और ये वाला पोर्शन आपका इधर। सर आप यहां से मत करके दिखाइए, हमको यहां से करके दिखाइए। चलो करंट डायरेक्शन इधर है, करंट डायरेक्शन इधर है। देखो करंट डायरेक्शन हो गया, ये वाला पोर्शन किधर है, क्यू की तरफ है। देखिए बाहर की तरफ पाम दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्यू का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। यानी कि क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, किधर, बाहर की तरफ। सिमिलरली अगर हमें पी पे पता करना है तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन ही होगा, बट ये वाला पोर्शन किधर होना चाहिए, जिधर पॉइंट है। तो देखिए अब ये ऐसे रखे हैं, तो देखिए करंट का डायरेक्शन नीचे हो गया बट थंब ऊपर हो गया, गलत हो गया। ये रहा, देख लीजिए हो गया कि नहीं, करंट का डायरेक्शन थंब हो गया और ये पोर्शन जो है किधर है, जिधर हमें पाम फाइंड आउट करना है, पी पॉइंट की तरफ। अब देखिए पाम किधर है, अंदर की तरफ पाम बता रहा है, पाम किधर है, अंदर की तरफ। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्रॉस, यानी कि अंदर की तरफ। समझ में आया आप लोग को अच्छे से, वेरी गुड। अब सुनिएगा, अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए करके दिखा देता हूं आपको, है ना। बहुत गर्मी है यार, बट कोई बात नहीं, पढ़ाना तो है ना। चलो देखो, मान लो ये टेबल है, ये क्या है, एक टेबल है, ये टेबल का सरफेस है और इस टेबल पे एक सर्कुलर लूप, मतलब सर्कुलर वायल बोल सकते हैं, सर्कुलर लूप है, ऐसे देख लीजिए, ऐसे है ना, बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब इस सर्कुलर लूप में मान लीजिए आप जिधर से इसे देख रहे हैं, किधर, ऐसे। तो आप जब देख रहे हैं इसमें, तो इस लूप में करंट जो है, मान लीजिए करंट, इसको हम हटा दे रहे हैं ना, देखिए मान लीजिए क्या है, सर्कुलर लूप है, एक टेबल है, टेबल पे एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है, सर्कुलर लूप रखा हुआ है। पता नहीं कौन कॉल कर दिया। हाँ तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि मान लीजिए एक टेबल है और इस टेबल के प्लेन में एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप में करंट जो फ्लो कर रहा है या जो पास कर रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास कर रहा है, यानी कि यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक टेबल है और उस टेबल के प्लेन में एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप में जो करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब कहता है कि इस सर्कुलर लूप के इनसाइड में और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएं। क्या बोल रहा है कि सर्कुलर लूप के इनसाइड में और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करें। तो एक काम करते हैं, इनसाइड में किसी एक पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से पॉइंट इज क्यू, या पी भी मान सकते हैं, जो नाम देना दे सकते हैं, नाम पे कोई बड़ी बात नहीं है। और एक आउटसाइड में, चाहे इधर कहीं भी आप ले सकते हैं आउटसाइड में, यहाँ भी लेंगे तो बात एक ही, यहाँ भी लेंगे तो एक ही होगा, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं आउटसाइड में। तो लेट्स से पॉइंट हम यहाँ पे क्यू ले लेते हैं, पी, क्यू ऑलरेडी ले चुके हैं, है कि नहीं। तो सुनिए ध्यान से, हमें इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है,
तो किसी एक पे पॉइंट पे पता करेंगे तो अंदर में जितने भी पॉइंट होगा सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही होगा। कहने का मतलब कि अगर हम इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लीजिए अंदर आ रहा है तो इसके अंदर में हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर ही आएगा। आपको चेक करके भी दिखा दूंगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए आउटसाइड में अगर हम एक पॉइंट कंसीडर किए हैं तो इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, मान लो कि बाहर की तरफ है, तो बाहर में इधर हर पॉइंट पे बाहर की तरफ करके दिखा दे रहा हूं, है कि नहीं। चलिए मैं जो बोला हूं समझ में आया कि यानी कि अगर इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है तो हम एक पॉइंट कंसीडर करिए। अगर इस पॉइंट पर हमें डायरेक्शन का पता चल जाएगा तो इनसाइड में हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है तो इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे, एक और पॉइंट है यहाँ पे, तो हर पॉइंट पे इनसाइड द कॉइल एक ही तरफ होगा। अगर मान लो पी पे बाहर की तरफ है तो ये जो भी पॉइंट्स हमने जो कंसीडर किया उस पे भी सब बाहर की होगा इनसाइड में। मान लो ये बाहर में, कॉइल के बाहर में है, तो अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो अंदर में है तो यहाँ एक पॉइंट है जो ये भी बाहर में है, तो इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर ही होगा। अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये भी तो बाहर है लूप के ना, लूप के बाहर में, तो इस पॉइंट पे भी इनसाइड में होगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हम जो पढ़े उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। राइट हैंड पाम रूल देखिए फटाक से निकल जाएगा, राइट हैंड रूल का जो भी है। देखिए करंट का डायरेक्शन किधर है, ऐसे है, तो ये थंब को क्या करना है करंट के डायरेक्शन में। अगर आपको क्यू पे फाइंड आउट करना है तो ये जो चार जो चीज है ये आपको क्यू के तरफ रखना होगा। देखिए कैसे, करंट का डायरेक्शन किधर है, ऐसे ना, ऐसे रखें, करंट डायरेक्शन हो गया देख लीजिए। बट ये वाला चीज किधर रख दिए हम, बाहर की तरफ, जबकि हमको क्यू पे पता करना है। तो देखिए कैसे होगा, ऐसे देख लीजिए। हम देखिए करंट के डायरेक्शन में है और ये वाला पोर्शन कहाँ पे है, क्यू के तरफ है कि नहीं, क्यू की तरफ है। तो देखिए क्यू के पास हमारा पाम किधर दिख रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। किधर होगा, ऊपर की तरफ। यानी कि एट क्यू, क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर ऊपर होगा, यानी कि यहाँ पे डॉट होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा, ऊपर की तरफ है ना डॉट। अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है देखने में, अगर यहाँ इसका यूज करके, तो राइट हैंड थंब रूल का भी यूज कर सकते हैं, फेस रूल का भी यूज कर सकते हैं, कर्व आपका जो मैक्सवेल कर्व रूल है उसका भी यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। ये देखिए राइट हैंड थंब, तो राइट हैंड थंब में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता था और ये करंट का, देखिए करंट का डायरेक्शन इसे बाहर की तरफ, है कि नहीं। एंड पाम रूल का यूज करके करंट का डायरेक्शन में थंब हो गया और ये वाला जो पोर्शन है किधर रख रहे हैं, जिधर पॉइंट है। तो देखिए पाम किधर मेरा, ऊपर की तरफ, तो क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। क्लियर। हम इसलिए बता रहे हैं इसको डिटेल में अच्छे से क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो बोर्ड के क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ पॉइंट पी पे आते हैं। पी पॉइंट बाहर है। अब पी पॉइंट बाहर है तो देखिए कैसे देखते हैं यहाँ पे, तो करंट का डायरेक्शन इधर है, तो क्या करेंगे, देखिए करंट के डायरेक्शन में देखिए आपका ऐसे ना, तो देखिए करंट के डायरेक्शन में हो गया थंब। अब पॉइंट देखिए पी यहाँ पे है, तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए पाम किधर है मेरा, अंदर की तरफ, यानी कि पी पॉइंट पे अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन आ रहा है, अंदर की तरफ। जैसे कि आपको मैं बताया कि इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हमने क्यू पे हमने बाहर की तरफ देखा तो इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे बाहर ही होगा, देख सकते हैं आप, देख लीजिए अंदर में तो बाहर ही जा रहा है ना जी, देखिए ना। हमने बोला कि पी पॉइंट पे अगर क्रॉस है यानी कि इनवर्ड है तो इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी बाहर की तरफ होगा, देख सकते हैं, देख लीजिए, है कि नहीं, देख लीजिए, समझ रहे हैं ना, गुड। तो हमारा देखिए इनसाइड आउटसाइड निकल गया। अब एक काम करते हैं, हाँ एक पेज और है, ये बुक बर्बाद कर दिए हम चलो सेम 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 चीज, जिसको नहीं समझ में आया है तो दूसरे एग्जांपल में समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक टेबल है या वहाँ टेबल है, उसके प्लेन में एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट का जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज हो गया करंट का डायरेक्शन। अब कह रहा है इस लूप के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करो और आउटसाइड में पता करो। तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, अब जहां भी ले सकते हैं बाहर में,
जो कि बाहर में P है, अंदर में ले लेते हैं Q। चलिए पता करते हैं। इनसाइड में किसी भी एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि हर पॉइंट पे इनसाइड में डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। तो सुनिए, पाम राउंड आशीर्वाद, करंट का डायरेक्शन देखिए इधर है, तो इधर हम थंब रख दिए, पॉइंट हमारा क्यू इधर है, तो देखिए इधर अंदर जा रहा है कि नहीं, पाम क्या है, अंदर की तरफ है, तो क्यू पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। इनवर्ड इवन बोल सकते हो कि लूप के अंदर में हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा। पी पॉइंट पे क्या होगा बाबू लोग, तो देखिए करंट का डायरेक्शन इधर है, ये देखो दिख रहा है अच्छे से, आप लोग समझिएगा, कर करके देखिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। देखिए करंट डायरेक्शन थंब हो गया, ये पॉइंट की तरफ हो गया, तो देखिए पाम किधर, ऊपर की तरफ, यानी कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। क्या होगा, आउटवर्ड। तो जब ध्यान से देखिए, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इनसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, इनवर्ड है। और लूप के बाहर में क्या है, आउटवर्ड है। लूप के बाहर में क्या है, आउटवर्ड है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग ना, वेरी गुड, बना लीजिएगा आप लोग, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। बात समझ गए यहाँ तक, वेरी गुड, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 5। चलिए नोट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम आगे जब बताएंगे सोलेनोइड तो वहां पे यूज होगा, वहां पे यूज होगा, अभी जो बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए एक वायर है और इसमें करंट आई पास कर रहा है। मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर है और जिसमें करंट आई पास कर रहा है। मान लीजिए इस वायर को हम बेंड करके या टर्न करके घुमा के एक अजीब टाइप का शेप बनाया है। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई पास कर रहा था, हमने उसको मोड़ कर या टर्न कर घुमा करके जो भी बोलिए उसको हमने इस शेप में बना दिया, पूरा क्लोज कर दिया। देख लीजिए हमने क्या किया, पूरा क्लोज कर दिया। तो पहले एक स्ट्रेट वायर था, बट अब इसी को बेंड करके हमने कुछ ऐसे बना दिया। देखो कैसे बना दिया, सारा इंस्ट्रूमेंट रखे आप लोग के लिए। ये रहा देखिए वायर है, अब इसी को देखिए हम क्या किए, अजीब टाइप का घुमा फिरा के ऐसे वैसे करके इसे हमने बना दिया, क्लोज टाइप का बना दिया बेंड करके। क्लियर। अब सुनिएगा आप लोग, ये एक बार ही घुमाया गया है, 50 बार घुमाया नहीं गया है, सिंपल एक बार। यहाँ देखिए ये छोर हो गया, सॉरी ये छोर हो गया और इसको ऐसे पकड़े ऐसे घुमा के, तो एक बार ही घुमाया गया, यानी कि सिंगल बार घुमाया गया, एक बार ही मोड़ा गया। तो एक बार मोड़ा को अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगल टर्न, एक बार टर्न किया गया है। तो सुनिए ये क्या है, सिंगल टर्न, यानी कि बोल सकते हैं वन टर्न। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, या बोलिए वन टर्न, यानी कि एक स्ट्रेट वायर को हम लोग बेंड करके घुमा के एक बार ही घुमाकर हमने ऐसा शेप बना दिया। तो जब एक बार घुमा के एक टर्न करके जो बनता है लूप, उसको लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लूप। ये क्या बन गया, लूप। यानी कि अगर हम एक बार टर्न करके बनाते हैं तो वो जो बनता है उसको लूप बोलते हैं। ये क्या बन गया, देखिए ये देखिए पूरा क्लोज बन चुका है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। यानी कि लूप कब बनेगा, जब हम सिंगल टर्न करेंगे तब, या वन टर्न करेंगे तो। यानी कि एक वायर को सिंगल टर्न करके अगर हम बनाते हैं, जो शेप बनता है, क्लोज जो बनता है, उसको हम लोग लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूप। तो ये क्या है, लूप। अब सुनिए, इस लूप जो बना है सिंगल टर्न से बना है, और इस लूप का डिफरेंट शेप होता है। इसका तो पता ही नहीं चल रहा कौन सा शेप है, ये पता चल रहा है आपको कौन सा शेप है, ऐसा लग रहा आलू है या कुछ अजीब जीव मतलब बोल सकते हो, या प्राणी जो भी है, बट इसका शेप लग रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ समझिए। आपसे पूछ सकता है कि लूप क्या होता है, यहाँ पे इस चैप्टर में लूप आपको
पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है बेसिक। तो लूप बोलिएगा कि अगर सिंगल टर्न करके जो हमारा बनता है उसको हम लोग लूप कहते हैं। देखिए सिंगल टर्न करके बनाया गया है, एक बार ही घुमाया गया है, तो ये जो बना है लूप है। बट ये लूप अभी शेप का पता ही नहीं कि कौन सा शेप का है। ये बता सकते हैं कौन सा शेप का है? ये नहीं बता सकते, इरेगुलर शेप है। बट हम शेप डिफरेंट डिफरेंट का बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप का हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक वायर उठाए हम, उस वायर को हम स्क्वायर शेप में बना सकते हैं। एक वायर उठाए हम उसको स्क्वायर सर्कल शेप में बना सकते हैं। एक वायर उठाए हम रेक्टेंगुलर शेप में बना सकते हैं। एक हम स्ट्रेट वायर लिए उसको हम ट्रायंगुलर शेप में बना सकते हैं। दिखाई बनाकर आपको देखिएगा। देखिएगा ये था आपका स्ट्रेट वायर, इसको हमने क्या किया अजीब तरीके से हम लोग ऐसे बना दिया, ऐसे। तो ये क्या बन गया? देखिए तो एक बार ये सीधा था, इसको एक बार हम घुमाया है, तो एक टर्न किए तो ये क्या बन गया हमारा इरेगुलर लूप। लूप तो बना ना, एक बार घुमाया तो लूप बन गया, बट इसका शेप का पता ही नहीं है। बट क्या हम जरूरी हमेशा ऐसे बनेगा? रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम शेप चेंज कर सकते हैं। हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है, हमारा रिक्वायरमेंट स्क्वायर है। तो देखो हम कैसे बना देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर बनेगा, देखो इसको स्क्वायर ऐसे बना सकते हैं यार, कोशिश जारी है, ऐसे कोशिश देखो समझो। आप समझ में आएगा क्यों नहीं बनेगा, है कि नहीं? बना कर ही रहेंगे। अब बताओ कैसा से बन गया? ऑलमोस्ट लग रहा है ना स्क्वायर। रेक्टेंगल भी तो बोल सकते थे, देखो रेक्टेंगल बन गया, है कि नहीं? ट्रायंगल बना दे, देखो ट्रायंगल बना देते हैं। देखो ट्रायंगल बन गया, एक ही टर्म है बट ट्रायंगल बन गया कि नहीं? तो बताओ, देखो ट्रायंगल बन गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये तो जनरल हो गया है कि एक बार टर्न किए तो जनरल ऐसा बन गया, तो उसको एक टर्न के लिए हम लूप बन गए। बट ये लूप जो है मे बी डिफरेंट डिफरेंट शेप में हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। मान लो मेरा रिक्वायरमेंट है स्क्वायर, तो हम स्क्वायर शेप में बना देंगे, एक बार टर्न करेंगे और स्क्वायर बना देंगे। मेरा रिक्वायरमेंट है नहीं सर्कुलर होना चाहिए, तो सर्कुलर बना देंगे। मेरा रिक्वायरमेंट है कि नहीं रेक्टेंगुलर होना चाहिए, तो रेक्टेंगुलर बना देंगे। मेरा रिक्वायरमेंट है ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर बना देंगे। क्योंकि जरूरत है कि ऐसा ही हर जगह यूज हो भी सकता नहीं था, जनरल से बना दिए कि लूप है, सिंगल टर्न में हमारा लूप बन गया, तो सिंगल टर्न करके बनाए तो लूप बोल दिए। बट ये लूप को हम डिफरेंट डिफरेंट शेप में बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जैसे हमें ये चाहिए तो ये बना दिए, हमें अगर सर्कुलर चाहिए तो सर्कुलर बना सकते हैं। अगर मान लो कि ये रेक्टेंगुलर चाहिए तो रेक्टेंगुलर, अगर हमें ट्रायंगुलर चाहिए तो ट्रायंगुलर। तो इसको हम लोग स्क्वायर स्क्वायर लूप बोलते हैं, इसको सर्कुलर बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर। हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर कल को आप देखिएगा तो कहीं आपको ये यूज कर रहा है, तो कहीं आपको ये यूज करेगा, तो कहीं ये यूज करेगा, तो कहीं ये यूज करेगा। मैं आपको बोल दूंगा खाली सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप, तो आपको दिमाग में चलेगा सर्कुलर लूप होता है, नहीं है। आपको जहां जहां से यूज पड़ेगा आपको वहां यूज करना पड़ सकता है फ्यूचर में। बात समझ में? तो कहीं आपको ये मिल सकता है, कहीं आपको ये मिल सकता है, कहीं ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। बट ये सब का सब क्या है? लूप है, क्योंकि सब का सब एक ही टर्म में बनाया गया है, एक ही बार घुमा के बनाया गया। ये भी एक बार में घुमा के बनाया गया, ये भी एक बार में, ये भी एक बार में, सब। तो ये सब का सब क्या है? लूप है। बट शेप अलग अलग है, इसलिए नाम भी अलग है। ये स्क्वायर शेप में है स्क्वायर लूप, ये सर्कल के शेप में तो सर्कुलर लूप, ये रेक्टेंगुलर के शेप में है रेक्टेंगुलर लूप, ये ट्रायंगल के शेप में तो ट्रायंगुलर लूप। बात समझ रहे ना? गुड। यानी सब लूप का कहीं ना कहीं यूज होता है। आपको आगे कुछ न कुछ यूज बताऊंगा, इसका तो यूज है हमें पढ़ना है सिलेबस में, बाकी का भी यूज आपको बता दूंगा। बट थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, ये हमारा सिलेबस में है, ये सिलेबस में हम भी आपको बताऊंगा, बट बाकी नहीं है, बट उसका भी हम बताऊंगा। क्लियर ना? गुड, चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ, तो लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आया?
कि लूप किसको कहेंगे? जब हम एक वायर को एक ही टर्न में घुमा के जो बनाते हैं शेप बनता है वो होता है लूप, है कि नहीं? एक बार टर्न करके, एक बार घुमा के, एक बार टर्न करके जो बनाते हैं उसको हम लोग लूप बोलते हैं। यानी कि बोल सकते हैं सिंगल टर्न को लूप बोलते हैं, सिंगल टर्न से जो बना होता है उसको लूप बोलते हैं। क्लियर? हमारे सिलेबस में क्या है? सर्कुलर लूप है। चलो अब आगे सुनते हैं। तो लूप तो समझ गए, अब समझते हैं कॉइल, क्योंकि बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि कॉइल और लूप में डिफरेंस क्या है। कभी कभी बुक आप पढ़िए तो कहीं आपको मिलेगा लूप लिखा हुआ, कहीं मिलेगा कॉइल लिखा हुआ, तब बच्चा लोग को लगता है एक ही है। नहीं, एक नहीं है, अलग अलग चीज है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कॉइल क्या है ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए एक वायर है और इस वायर को टर्न करके, मोर देन वन टर्न करके जो शेप बनेगा उस शेप को कॉइल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वायर है और इस वायर को हम, ध्यान से देखिएगा, ध्यान सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। मान लीजिए एक वायर है और इस वायर को हमने एक से ज्यादा बार टर्न किया। लास्ट टाइम क्या था कि सिंगल टर्न, तो सिंगल टर्न में क्या बोल रहा था? लूप। अब कहा कि नहीं, एक वायर है, उस वायर को एक से ज्यादा बार टर्न करना है, मोर देन वन टर्न। तो जब हम एक वायर को एक से ज्यादा टर्न करते हैं और टर्न करने के बाद जो बनता है उसको कॉइल बोलते हैं। तो इसमें देखिए एक बार नहीं बहुत बार घुमाया गया है। लास्ट टाइम क्या था कि एक बार घुमा के बना दिया गया था, इसमें क्या है? बहुत बार घुमाया गया है, तो ये तो एक से ज्यादा बार टर्न किया गया है, तो इसलिए इसको हम लूप नहीं बोलते हैं, इसको कॉइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉइल बोलते हैं। यानी कि यहां से एक चीज हमें समझ में आया कि लूप में सिंगल टर्न होता है, वन टर्न होता है, एक बार घुमाया होता है, वन टर्न होता है, एंड कॉइल में मोर देन वन टर्न होता है, मोर देन वन टर्न होता है, यानी कि एक से ज्यादा टर्न। याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे डिफरेंस कॉइल एंड लूप में, तो लूप के लिए सिंगल टर्न एंड कॉइल के लिए मोर देन वन टर्न। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट टॉपिक बता के खत्म करना बहुत आसान बात है, हम कर देंगे, बट एक एक चीज को पढ़ना, आसानी से समझना, ये बहुत बड़ी बात है ना? गुड, यहां तक आपको समझ में आ गया? ये देखिए कैसे बनेगा, इसको भी बना दे रहा हूं। देखिए जैसे मान लीजिए स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है, अब देखिएगा बनाता हूं आपको कॉइल। एक बार घूम गया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ये आपका क्या बन गया? एक से ज्यादा बार टर्न किया गया, देखिए ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, जो भी है, देखिए बहुत बार घुमाया गया, तो क्या बन गया? कॉइल बन गया। बट जब सिंगल है तो लूप है, सिंगल है तो लूप है, मोर देन वन है तो कॉइल है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक बार घुमाया गया है, क्या एक से ज्यादा है कि नहीं? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है कॉइल है। क्यों कॉइल है बाबू? बिकॉज इसमें एक से ज्यादा बार टर्न किया गया, ये क्या है? कॉइल है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा बार टर्न किया गया, ये कॉइल है, ये लूप नहीं है, ये कॉइल है। क्लियर? वेरी गुड। अब आगे सुनिएगा कि कॉइल जो है ये भी डिफरेंट शेप का होता है। ये भी क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है। ये कॉइल भी जो होता है डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये भी क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है। देखिए जैसे
मान लीजिए कि कोई वायर पकड़ा और इसको ऐसे टर्न कर दिया, देखिए कुछ ऐसे, कि कौन सा शेप लग रहा है, ट्रायंगुलर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ट्रायंगल के शेप में है, देख लीजिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर कॉइल बोलते हैं, ट्रायंगुलर कॉइल। देखिए अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, आपको जो जिस मतलब जिस शेप में रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट में बना सकते हैं। क्लियर? एक ट्रायंगल के शेप में हमने बनाया था, इसको ट्रायंगुलर कॉइल हमने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि कोई ऐसे नहीं बनाया सर, कोई क्या किया, सर्कुलर में बना दिया। कैसा बना दिया? सर्कुलर में। तो ये देखिए कौन सा शेप में बनाया गया है, किस शेप में टर्न किया गया है, सर्कुलर शेप में। तो ये हो गया सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल। एंड ये भी हमारा सिलेबस में है, सर्कुलर कॉइल ही हमारा सिलेबस में है, यही हमारा, ये नहीं है, ये सब नहीं पढ़ना है। मान लीजिए कोई नहीं सर ये सब कुछ नहीं, कोई किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, रेक्टेंगुलर शेप में बना दिया। कैसा? रेक्टेंगुलर शेप में, तो इसको रेक्टेंगुलर कॉइल बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? बट एक चीज आप देख रहे हैं ना कि हर कॉइल में एक से ज्यादा बार टर्न किया गया है, यानी कि आप देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पे टर्न किया गया है एक से ज्यादा टर्न किया गया, दैट्स व्हाई सबको कॉइल कहा जाता है। बट ये देखिए ट्रायंगुलर शेप में टर्न किया गया है, इसलिए ट्रायंगुलर कॉइल, ये सर्कुलर शेप में तो सर्कुलर कॉइल, और रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगुलर, कोई स्क्वायर में तो स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्म में किया गया था, आइसोसेलेस कॉइल बोल सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कॉइल बोल सकते हैं। कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में अगर टर्न किया गया है तो उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कॉइल बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? अकॉर्डिंग टू शेप नाम दे सकते हैं उसको। नाम अगर शेप अलग अलग है तो उसका नाम जो जो शेप होगा उसका नाम हम दे देंगे। ये ट्रायंगल था तो ट्रायंगुलर बोल दिया, स्क्वायर सॉरी ये सर्कुलर के फॉर्म में था तो सर्कुलर बोल दिया, यहाँ पे रेक्टेंगुलर था तो रेक्टेंगुलर बोल दिया। जो शेप में है उस शेप के अकॉर्डिंग नाम हम दे सकते हैं। बट एक चीज आप देख रहे हैं सबको आता है, क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा बार टर्न किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बात कब याद आएगा? जब आपको सब मिलेगा कहीं तब आपको याद आएगा कि सर सही बोले थे, है ना? जब हाँ ये तो आपको मिल जाएगा, बट ये सब हायर स्टडी में आपको मिलेगा, ये सब हायर स्टडी में मिलेगा, ये आपको अभी। चलिए, तो हम लोग लूप और कॉइल में डिफरेंस देख चुके हैं कि कॉइल किसको बोलते हैं और लूप किसको बोलते हैं। तो जब भी आप लोग बुक स्टडी कीजिएगा, पढ़िएगा, तो अगर लूप लिखा हुआ है तो समझिएगा एक टर्न, अगर कॉइल लिखा है तो एक से ज्यादा बार टर्न किया गया है। गुड। अब आगे समझिए नोट नंबर 6। क्लियर? नोट नंबर 6। वीडियो कितना बड़ा हो गया? हाँ वीडियो आई थिंक 42 मिनट हो गया, कितना हो गया, जो भी है बड़ा होने दो। नोट नंबर 6 आखिरी नोट है, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, है ना? चलिए ध्यान से सुनिए। मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप के वजह से मान लीजिए इसमें करंट आई पास कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप बोल रहा हूं, यानी कि एक बार टर्न किया गया है। इस सर्कुलर लूप में करंट कितना पास कर रहा है? आई पास कर रहा है। और इस करंट के पास होने की वजह से जो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मान लीजिए बी प्रोड्यूस हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है और उस सर्कुलर लूप में करंट कितना पास कर रहा है? आई। अब इस करंट आई पास होने की वजह से इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना है? बी है। यानी कि सिंगल टर्न में या बोल सकते हैं वन टर्न में जब हम करंट को आई पास कराएं तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, क्लियर है तक? नेक्स्ट मान लीजिए
ध्यान से सुनिएगा। डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? चलिए तो पूरा फ्रेश डायग्राम बनाता हूँ आपको, तो पूरा क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? पूरा का पूरा फ्रेश डायग्राम। चलिए चलिए देखिएगा ध्यान से, है ना? डायग्राम तो बनाना ही कठिन है, फिर नहीं बनाना है। नहीं बढ़िया बन रहा है डायग्राम, नहीं तो कोई बात नहीं, बना दे दो, अपनी कोशिश जारी है। अब क्लियर हो गया, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। है ना? चलिए, ऐसा लग रहा है आपको, इस शेप में लग रहा होगा, कुछ ऐसा शेप में लग रहा होगा, ये वाला शेप में, ये शेप का देख लीजिए, ये जो शेप दिख रहा है ना आपको, यही शेप का है, यही शेप का है। यानी कि हमने क्या किया कि पहले क्या था, सिंगल टर्म में था, अब इसको हम क्या किए, मोर देन वन टर्म कर दिए। यहाँ पे क्या कर दिया, मोर देन वन टर्म। अब सुनिए यार, मान लीजिए करंट जो है, ये जो फर्स्ट टर्म जो है, मान लीजिए इसको फर्स्ट टर्म, यानी कि ये वाला, ये जो फर्स्ट टर्म किया गया, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज, ये जो वायर जो है, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, या बोलिए इंसुलेटेड है। कोई भी कंडक्टर है जो कि इंसुलेटेड है, क्या है, इंसुलेटेड है, यानी कुछ ऐसे देखिए, कवर जैसे किया ना, उस तरह से। न्यूड वायर नहीं है, न्यूड वायर नहीं है, इंसुलेटेड है। तो यहाँ पे ये सिंगल टर्न है, और यहाँ पे क्या कर दिया गया, मोर देन वन टर्न। और देखिए टर्न कैसे किया, पूरा क्लोजली किया गया, दूर दूर नहीं किया गया, ऐसे दूर दूर नहीं, ऐसे दूर दूर नहीं किया गया है, ऐसे पूरा क्लोजली किया गया है, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे एकदम पूरा क्लोजली किया गया है। हम दूर दूर बनाए हैं कि ताकि समझ में आए, बट ये जो टर्न किया गया पूरा क्लोजली किया गया है, यानी कि गैप नहीं है, ये गैप नहीं है, पूरा क्लोजली किया गया है। तो सुनिए, ये जो आपका फर्स्ट टर्न जो है, ये कैसा टर्न है, सर्कुलर टर्न है, एक टर्न है। तो एक टर्न में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पी है। तो अगर इसमें करंट अगर आई पास कर रहा है, तो ये सिंगल टर्न की वजह से जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बी होगा, क्योंकि सिंगल टर्न के लिए ऑलरेडी हम मान चुके हैं बी, जब करंट आई पास करेगा तो। अब वही करंट यहाँ भी पास कर रहा है, जितना अमाउंट को उसमें पास करा था, यहाँ भी उतना ही पास कर रहा है। नेक्स्ट, तो जब इसमें अगर करंट आई पास कर रहा है, तो बाबू इसमें भी करंट आई पास कर रहा है, ये वाला में भी करंट आई पास कर रहा है। तो इस कॉइल में जब करंट आई पास कर रहा था, तो इसकी वजह से जो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड था, बी था। अब ध्यान सुनिए, ये सेकेंड कॉइल, ये क्या है, सेकेंड कॉइल। तो सेकेंड कॉइल में भी करंट आई पास कर रहा है। एक चीज और देखिएगा कि फर्स्ट कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो सेकेंड कॉइल का भी डायरेक्शन क्या है, सेकेंड कॉइल में भी करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। तो फर्स्ट एंड सेकेंड कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब सुनिए, दोनों में अमाउंट सेम है, तो फर्स्ट कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो सेकंड कॉइल की वजह से भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। यानी कि इस कॉइल और इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में करंट सेम जा रहा है। अब दोनों में करंट सेम जा रहा है, बट दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि सेकंड कॉइल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बी होगा।
कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड लूप। तो देखिए ये जो है आपका ये वाला, तो इसमें भी करंट क्या जाएगा ऊपर की तरफ, देख लीजिए इसमें भी करंट कितना जाएगा, आई जाएगा, और वो भी सेम डायरेक्शन में जो प्रीवियस लूप में था। वेरी गुड, अब सुनिएगा, अब इसमें भी करंट आई जाएगा, तो इस लूप की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी बी ही प्रोड्यूस होगा। इसके वजह से भी क्या होगा, बी प्रोड्यूस होगा। इसके वजह से भी क्या प्रोड्यूस होगा, बी प्रोड्यूस होगा। बट इसका 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 तीनों का डायरेक्शन सेम है, तीनों का अमाउंट सेम है, तो तीनों के वजह से सेम मैग्नेटिक फील्ड और तीनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तीनों का डायरेक्शन सेम होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, क्योंकि सब में करंट सेम है, सब में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो सब के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी होगा और सब का डायरेक्शन एक ही तरफ होगा। क्लियर, चलिए मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्न है, सेकंड टर्न है, थर्ड टर्न है, फोर्थ टर्न है, ऐसे ऐसे करते करते कहां तक, मान लीजिए एंड टर्न किया गया, इतना ही नहीं कर दिया। बात समझिएगा, मान लीजिए ये फर्स्ट टर्न है, तो फर्स्ट टर्न में करंट आई पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है। सेकंड टर्न में भी करंट आई सेम डायरेक्शन, तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या हो गया, बी, वो भी सेम डायरेक्शन में। ऐसे ही करते करते एन तक चला गया। कहां तक चला गया, एन तक चला गया। अब सुनिएगा कि फर्स्ट टर्म में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था, बी था। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था, बी था। जब हम सेकेंड टर्न किए तो सेकेंड टर्न में भी मैग्नेटिक फील्ड कितना था, बी था। जब हम थर्ड टर्न किए तो थर्ड टर्न पे भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था, बी था। जब फोर्थ टर्न किए तब भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितना था, बी था। जब हम एन किए तो एन के सेंटर पे भी क्या था, बी था। बट सब के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी था, बट सब एक ही डायरेक्शन में था, सब एक ही डायरेक्शन में था, तो ऑल आर इन सेम डायरेक्शन, ऑल आर इन सेम डायरेक्शन। यानी कि फर्स्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसका डायरेक्शन इधर है, सेकेंड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड जो बी है सेंटर पे उसका भी डायरेक्शन इधर है, थर्ड के लिए भी एक ही डायरेक्शन, फोर्थ के लिए भी, एनथ के लिए भी उधर। यानी कि सब एक ही डायरेक्शन में है, तो अगर सब एक ही डायरेक्शन में है तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि सब एक डायरेक्शन में तो सब जुट जाएगा। तो सेंटर पे इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी नेट, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर होगा सब एक ही डायरेक्शन में, तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि बी फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सिक्स्थ के लिए, सेवेंथ के लिए, एनेथ के लिए। किसके लिए, एनेथ के लिए। तो बी नेट हमारा हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, बी नेट क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, बी प्लस बी प्लस बी प्लस डॉट डॉट प्लस एन बी। अब एन बी क्यों लिखिए, बहुत को ये नहीं समझ में आया, तो सुनिए मैं समझाता हूँ क्या है। पहले क्या करते हैं, हर जगह से कॉमन निकाल लेते हैं बी, क्योंकि हर जगह से मैं बी कॉमन निकाल देते हैं। क्यों ऐड किए सबको, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में था, इस पूरे कॉइल की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सबको ऐड कर देंगे, बिकॉज सब एक ही डायरेक्शन में। तो देखिए सबको ऐड कर दीजिए, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, ऐसे करते करते कहां गए, एन टर्न तक गया है। तो देखिए नेट का जगह बी निकले कॉमन, तो 1 1 1 डॉट 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 कहां तक जाएगा, एन तक। तो ये हो गया बी नेट। तो सुनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एन तक। तो एन क्या है बाबू, यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ध्यान से सुनिएगा, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। यानी कि अगर मान लीजिए हम एक के लिए, ध्यान सुनिएगा, एक टर्न के लिए एक बी, दो टर्न के लिए 2b, 3 टर्न के लिए 3b, 4 के लिए 4b, फिफ्थ के लिए 5th b, 6 के लिए 6b, एन के लिए nb। जैसे सिंपल कि अगर फर्स्ट के लिए हम निकाले तो एक बी, सेकंड के लिए निकाले तो एक और बी, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में तो 2b हो गया। थर्ड के लिए निकाले तो तीसरा का भी एक ही डायरेक्शन में तो 3b हो गया। फोर्थ के निकाले तो फोर्थ का भी एक ही डायरेक्शन में तो 4b। यानी कि जितना नंबर ऑफ टर्न्स करते जा रहे हैं उतना बढ़ते जा रहा है।
यानी कि एक की तो एक बी, दो की तो दो बी, थ्री की तो थ्री बी, फोर्थ की तो फोर बी। तो इसीलिए हम यहाँ पे एन लिखा है, यानी कि फर्स्ट के लिए बी, सेकंड के लिए बी, थर्ड के लिए बी। तो देखो फर्स्ट के लिए बी, जब दो करेंगे तो टू बी, तीन करेंगे थ्री बी, फोर करेंगे फोर बी, ऐसे करते करते जाएंगे कितना एन बी। पास में आया? अब सुनो, तो कॉमन निकाल दिए, कॉमन निकाल दिए तो देखो अंदर में क्या बच गया एन का। अब सुनो ये क्या है, वन प्लस वन, वन ऐसे करते कहा एन तक दिया, यानी कि ये क्या दिखा रहा है नंबर ऑफ टर्म। तो सुनो अगर मान लो n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू कितना 5 है, तो एक को 5 बार जोड़ेगा तो कितना आएगा 5 आएगा। एक को 5 बार जोड़ तो 1 2 3 4 5 5 है। मान लो n की वैल्यू 10 है, इसका मतलब क्या है एक को 10 बार जोड़ा गया, तो एक को 10 बार जोड़कर कितना आएगा 10। मान लो कि n का वैल्यू 20 है, यानी कि एक को 20 बार जोड़ा गया है, यानी कि कितना आएगा 20 आएगा। यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे जितना आएगा उतना बार एक को जोड़ा जाएगा। मान लो n की वैल्यू 100 है, यानी कि एक को 100 टाइम्स जुड़ा गया है, एक को 100 टाइम्स जुड़ा गया है। यानी कि ये हमें ये बता रहा है कि n की वैल्यू जितना होगा उतना ही ये देगा। n का वैल्यू अगर 5 है तो एक को 5 बार जोड़ो तो 5 आएगा। n की वैल्यू 15 है तो एक को 15 बार जोड़ो तो 15 आएगा। n की वैल्यू 30 है तो एक को 30 बार जोड़ो तो 30 आएगा। अगर एक को n टाइम्स जोड़ेंगे तो n आएगा। इसका मतलब कितना है n है, तो क्या आ जाएगा b इंटू n या n भी बोल सकते हो। तो सुनो जब हम n नंबर ऑफ टर्म्स अगर सर्कुलर लूप बनाते हैं, ऐसे सर्कुलर लूप यानी सर्कुलर टर्म करते हैं, तो इसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो nb के बराबर होगा। अब इसको अच्छे से समझते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं, बहुत बच्चा कोई समझ में नहीं आया है क्योंकि बहुत ज्यादा ये यूज होगा आगे के सोलेनॉइड में। ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल आपको समझाता हूं। वीडियो बड़ा बने तो बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। मान लीजिए एक दो तीन, तीन बार टर्न किया गया है, तो क्वाइल तो है ऑफकोर्स मोर देन वन है। मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसमें करंट मान लीजिए आई फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी होगा। मान लीजिए सेकंड के लिए बी किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, क्योंकि सब में करंट आई पास करेगा, डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा, तो बी हो गया। अब ये थर्ड है तो थर्ड में भी आई पास कर रहा है सेम डायरेक्शन पे, इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इधर ही होगा। अब देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 3 है, नेट नंबर ऑफ टर्न 3 है, तो 3 को मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं यहाँ पे, तो कितना होगा b प्लस b यानी कि 3b आएगा, है कि नहीं। पूरा देखिए दोबारा आपको इसलिए समझा रहा हूं कि पूरा क्लियर हो जाए। एक और काम करते हैं, चलिए 4 बार कर दिया, तो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर ए गो बी, इसके वजह से एक और बी 2 गो, इसके वजह से एक और बी 3 गो, इसके वजह से एक और बी 4 गो, इसके वजह से एक और बी 5 गो, है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे 5 गो टर्न किया गया, तो 5 गो सेंटर पे भी है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा b प्लस b प्लस b प्लस b प्लस b, तो कितना आ गया 5b। आप एक चीज देख रहे हैं कि 3 टर्न किए थे तो यहाँ पे 3b आया है, यहाँ पे 5 टर्न किए हैं तो 5b आएगा। तो अगर n टर्न करेंगे, फॉर n टर्न करेंगे तो b नेट कितना होगा n भी होगा कि नहीं। देखिए ना 3 टर्न में 3b, 5 टर्न में 5b, 6 टर्न में 6b, 10 टर्न में 10b, तो n टर्न में n टर्न में बोलो n भी होगा। कोई दिक्कत। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर दे रहा हूं, आपको कहीं मिल सकता है किसी बुक में, एक क्वेश्चन को भी करने जा रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन ही है कि एक सिंगल टर्न मान लीजिए करंट है और इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, यानी कि सिंगल टर्न के लिए सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो फॉर सिंगल टर्न
मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या है, बी है। फॉर सिंगल टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है सेंटर पे, बी है। अब कहता है कि 10 टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड बताइए, 10 टर्न के लिए बताइए, यानी कि n इक्वल टू कितना दे रहा है, 10 टर्न। रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूं, कह रहा है कि एक सिंगल टर्न से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। अब कहता है कि 10 टर्न किया गया, जैसे पहला टर्न था वैसा ही 10 टर्न किया गया, यानी कि नंबर ऑफ टर्न कितना कर दिया, 10 कर दिया। कितना कर दिया, 10 कर दिया। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो अभी तो हमने बोला कि सिंगल के लिए 1 है, तो 2 के लिए 2 भी, तो 3 पे 2 3 भी, 4 के लिए 4 भी। अब यहाँ पे n के लिए n भी, तो यहाँ पे n कब कितना दिया था, 10 भी हो जाएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं यार कि एक टर्न में बी है तो 10 टर्न में कितना होगा, 10 बी। ले 10 में बोला था, हो गया। बहुत तरीका है यार इसको समझने के लिए, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। लॉजिकली समझो, एक में इतना तो बी में कितना, 2 में कितना, 3 में कितना, ऐसे है कि नहीं। वेरी गुड।